मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम किसी भी तकरीब का आगाज़ अपने मेहमानों की गुलपोशी से करते हैं। ये हमारी रवायत रही है, हमारी परंपरा है। तो मैं आज की इस महफिल के दूल्हा मैं राज बब्बर साहब जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, आज उन्हीं के दस्ते मुबारक से आज इस किताब का रस्म इजरा होना है। मैं साबरा हबीब साहिबा से, हमारी उस्तानी भी हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमान ख़ुसूसी राज बब्बर साहब का फूलों की खुशबुओं से इस्तकबाल करें। इनका तो मुझे करने दो भाई, अरे हिलाल यार, वो कहाँ है फूल? हाँ ये जल्दी सब ले आओ, यहीं पर देर ना करो। ये लीजिए, लेते जाना, छोड़ना नहीं है। अब आप ये हसन से राज बब्बर को दिलवा दिए 2 बार। हाँ अच्छा, अभी फिलहाल इनसे दिलवा दिए। मैं हसन मुस्तफ़ा साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी एक गुलदस्ता राज बब्बर साहब की खिदमत में पेश करें। अब उसके बाद आप आगे बढ़िए। ज़ैनब से दिलवा दीजिए। ज़ैनब कहाँ है इसमें? अच्छा, ज़ैनब सईद से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आज की इस महफिल के सदर मोहतरम प्रोफेसर शारिफ रुतौलवी साहब की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता पेश करें। सना है? सना नहीं है, अभी बता रहे हैं। ये आपको शारिफ। मैं विशाल दुबे जी से गुजारिश करता हूं कि वो मोहतरम शायद दुबे ना हो तो तौसीफ सिद्दीकी। तौसीफ सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मोहतरम ज़ीशान हैदर साहब की गुलपोशी फरमाएं। अब्दुल वली अंसारी साहब अगर तशरीफ़ रखते हो तो उनसे गुजारिश है कि वो उधर क्या है बैठे, हमारे ज़फ़रियाब जिलानी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। एजाज अहमद साहब नहीं है, इरशाद अली। इरशाद अली साहब से गुजारिश है कि वो अनीस अंसारी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। जी हाँ, इधर इधर इरशाद इधर बैठे हैं। हो गया। हाँ, अब आपको और क्या है? हाँ, कोई और नहीं, 1 कुछ 2 नहीं। 3 4 5 6 7 अभी तो 3 और हैं। छोड़िए, रहने दीजिए ना, छोड़िए। नहीं वक़ार साहब से दिलवा दें। चलवा दीजिए। हाँ सैफ का, मोहम्मद सैफ से दिलवा दीजिए किसी एक को। मोहम्मद सैफ साहब से भी गुजारिश है कि वो आज की इस महफिल के सदर मोहतरम प्रोफेसर शारिफ रुतौलवी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। अच्छा, अब ऐसा है, एक उसको दिलवा दीजिए, अमेरिकन को, एंड्रू को। हमारे बीच एक अमेरिकन स्कॉलर तशरीफ़ रखते हैं। मैं अमरीश कुमार सिंह अगर तशरीफ़ रखते हों तो वो उनका इस्तकबाल एक बुके से करें। अब आगे कार्रवाई। अभी पता लग जाएगा। हाँ। हमारे बीच बड़ी अहम शख्सियत जो शहर का समझिए आरक्रेज़ी करके सोहेल काकुरवी साहब ने आज इस छोटी सी तकरीब में किया। हमारे बीच प्रदीप कपूर साहब, हम सबके मोहतरम अतहर नबी साहब, मसूद हसन उस्मानी साहब, हमारे गॉडफादर विलायत जाफरी साहब, शाकिर हाशमी साहब, प्रिंसिपल सिद्दीकी साहब और तमाम शख्सियात, हमारी उस्तानी साबरा हबीब साहिबा, उबैदुल्ला नासिर साहब, वक़ार साहब, किन किन के नाम लो। हमारे पीर तरीक़त मोहतरम ज़िया भैया यहाँ तशरीफ़ रहे हैं, इसलिए इसी महफ़िल में इतना नूर बरस रहा है। डॉक्टर निशात साहब जैसी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है, हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से अदबी संस्थान और प्रतिष्ठा फिल्म डिवीज़न की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ। और अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं ज़ीशान हैदर साहब जो हमारे बहुत ही करम फरमा और मुखलिस दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फूलों की खुशबुओं के बाद लफ्ज़ों की खुशबुओं से आपका इस्तकबाल करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सुहेल भाई ने इतनी अच्छी महफ़िल सजाई है, ज़िया भाई बैठे हैं, साबरा आंटी बैठी हैं, राज भाई, सब लोग इतने बड़े बड़े शख्सियतें बैठी हैं, अनीस भाई, शारिक उद्दौलवी साहब, सब लोग बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि हमें ज़्यादा बोलने के लिए इसमें जो है ना समय ज़ाया करना चाहिए, ना आप लोग हमें सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और मैं बस बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ राज बब्बर जी का कि उन्होंने यहाँ पे जो हम लोगों ने उनसे वादा लिया, उन्होंने उस वादे को निभाया और ख़ास करके इतने अपने बिज़ी शेड्यूल से और इसमें आए। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई। और आइए अब यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं जिस मकसद से हम सब यहाँ हाज़िर हुए हैं। और ख़ान आतिफ़ साहब इस महफ़िल में तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और सुरेंद्र विक्रम साहब से गुजारिश करता हूँ जो हिंदी अदीब के साथ साथ लेक्चरर क्रिश्चियन कॉलेज हैं, वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आए सुरेंद्र विक्रम साहब हैं? नहीं है, इसका सत्येंद्र साहब को बुला लीजिए। मैं प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह जो प्रतीक्षा के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और आज के इस महफ़िल का, आज की इस तकरीब का आगाज़ उनके इज़हार ख़याल से हो कि गुलों में रंग भरे बाने नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। सत्येंद्र कुमार सिंह साहब। नमस्कार। होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो, ये गीत जो मैंने बचपन में सुना था, देखा था, ये होठों से निकलकर दिल तक छू गया। और आज मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं राज बब्बर साहब के साथ यहाँ पर मंच पर हूँ। और बाकी सुहेल साहब की जो पुस्तक है माई फादर लिव्स इन हार्ट्स, ये प्रतिष्ठा बुक पब्लिशिंग डिवीज़न की दूसरी किताब है जो सुहेल साहब की निकली है। और जो पहली किताब थी नीला चांद, जिसका विमोचन माननीय राज्यपाल साहब ने किया था। और जिस समय उसका विमोचन हो रहा था उस टाइम पे मैं नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन कर रहा था, तो वो इवेंट में मिस कर गया। लेकिन इस बार सुहेल साहब ने बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह और लगभग मेरा कान पकड़ के कहा कि भाई इस बार तुम्हें आना ज़रूर है। और मैंने कहा कि सर आपका जो भी आदेश है वो सर आँखों पर। और ये पुस्तक बहुत ही अच्छी निकल के आई है और जो ख्याल उन्होंने उस पुस्तक में निकाल के दिया हुआ है वो वास्तव में दिल को छूता है। और ये दिखाता है कि वो कितना मोहब्बत करते थे अपने पिताजी से और कितना वो अपने वालिद साहब को इज़्ज़त देते थे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुहेल साहब को और बहुत सारा साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही वो पुस्तकों को आगे निकालते रहेंगे और साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह साहब। और एक शख्सियत जो एक शख्स बल्कि इस महफ़िल में सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, बल्कि हैरत का मरकज़ भी, तवज्जो का मरकज़ भी, अमेरिकन स्कॉलर एंड्रयू कर साहब। तो मैं सुहेल साहब से गुजारिश करता हूं कि उनके बारे में कुछ बताएं और उनसे इज़हार ख़याल के लिए गुजारिश करें। शुक्रिया हसन साहब, आपकी जगह पे मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन एंड्रू का सिलसिला ये है कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ में उर्दू पढ़ने आए हैं। जब मैंने इनको किताब दी तो उस वक्त से लेकर आज तक ये सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू में बात कर रहे हैं। लेकिन चूँकि किताब अंग्रेज़ी में है इसलिए एंड्रू अंग्रेज़ी में बोलेंगे। एंड्रू के जज्बे की कदर कीजिए, तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो जैसे अच्छा
हाँ कोई दिक्कत नहीं, शुक्रिया साहब। अच्छा थैंक यू सर। अच्छा हाँ तो फिर से मुझे बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अंग्रेज़ी में बयान करूँगा। So Kakori Sahab has accomplished a very great feat in providing us this book. He's not only celebrating the legacy of his father, but he's helped creating it further and furthering the ethics in which he talks about within the poetry that's included. And so I'll just talk very briefly, just a few things, because we've all come here to hear him talk about the book. And so, in striving for excellence as a learned writer and poet, Kakori Sahab has very importantly done this for his father, but also for himself and for us. So he not only extols the virtues of his father, but he sets out for us as readers a moral guide that we too can learn from and honor others. So we can all appreciate this book being written in English, but I also request that it be published in Hindi and Urdu so that other readers can learn from this as well. And so from this commemorating poem, we learn about the commitment to excellence in learning, and especially about teaching others, which we're in the very perfect setting to talk about teaching for others at this university. And so we learn about the quest for knowledge that enriches this life with virtue and sympathy, a crucially important virtue as a promotion in the promotion of education for women and creating harmony among all others. So I'd like to close by practicing the humility with which Kakori Sahab writes and speaks of about his father, and just humbly ask that we hear more from you directly. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच एहतिशाम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, जो डायरेक्टर हैं और उर्दू के लिए बहुत खास के लिए काम कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपकी हैरतों का सिलसिला ख़त्म हुआ और ये किताब सोहेल काकोरवी साहब के वालिद मोइनुद्दीन हसन अलवी साहब काकोरवी पर है, जिन्होंने कमोबेश 50 वर्षों तक दर्स व तदरीस का काम किया। वो अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे और इसी इस्लामिया कॉलेज में उन्होंने 35 साल तक अपनी नई नस्लों की किरदार साजी की। ये किताब अंग्रेज़ी में इसलिए है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तलबा को अंग्रेज़ी इस तरह पढ़ाई कि उनको इस ज़बान की बारीकियां समझ में आ सकें। दूसरी बात यह है कि मुसन्निफ़ अपने वालिद की खूबियों को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाना चाहते हैं, जो तलबा और साज़ा के लिए मिशर-ए-राह बन सके। मैं सोहेल काकोरवी साहब से चाहता हूं कि इस वक्त वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ माइक पर और अपने ख़यालात का इजहार करें, उसके बाद हम आगे का सिलसिला शुरू करें। सदर मोहतरम प्रोफेसर शारिक रुज़ौलवी साहब, राज बब्बर जी, शफ़ीक़ मिर्ज़ा साहब, मेरे भाई ज़फ़रयाब जीलानी साहब, अनीस अंसारी साहब, ज़ीशान हैदर साहब, और इन सब से बिल्कुल अलग हटके मेरे पीरज़ादे और मेरे खानकाह काज़मिया के साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना शाह ऐनुल हैदर क़लंदर ज़िया मियाँ, जो अपने वो जिस जगह बैठ जाएं वो कुर्सी सदारत है और सदर हर्जा के नशीनस्त सदरस्त। बहरहाल मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हजरात का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस फंक्शन को इस्लामिया कॉलेज में करने का मकसद ये था कि इस्लामिया कॉलेज में मेरे वालिद मोइनुद्दीन हसन काकोरवी साहब ने 35 साल गुजारे और बहुत इज़्ज़त आबरू से गुजारे और यहाँ की फ़िज़ा में उनकी सांसें जज्ब हैं।
उनकी आवाज़ बाज़गश्त यहाँ मौजूद है और जो अहले दिल हैं उनको सुनाई भी दे रही है। और उनके लायक तरीन शागिर्द ज़फ़र याब जीलानी साहब, जिनका न सिर्फ इस कॉलेज से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, वो असिस्टेंट मैनेजर भी हैं यहाँ के, उसके अलावा उनकी हर वक्त कोशिश इस कॉलेज की तरक्की में रहती है, जिसमें शफ़ीक़ मिर्ज़ा साहब मैनेजर जो हैं इस कॉलेज के, वो पूरी तरह से उनके लिए मददगार और मुआविन साबित होते हैं। तो ये एक सामने नज़र आ रहा है छोटा सा लॉन। ये मैं जब 3 या 4 साल का था तो मैं अपने वालिद से इतना ज़्यादा मैं अटैच था कि मैं अपनी वालदा के पास नहीं रुकना चाहता था और यहाँ उनके साथ कॉलेज चला आया करता था। और यहाँ पे इत्तेफाक से मेरे पास अब वो नहीं है, एक तस्वीर है कि जो उस वक्त के प्रिंसिपल अब्दुल हई साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरे वालिद ने न सिर्फ ये कि किरदार लोगों को तालीम दी, बल्कि किरदार साजी का अहम काम अंजाम दिया। और प्रोफेसर ख़ान मोहम्मद आतिफ़ जो कभी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे फ़ारसी के, उनके सिलसिले का एक बहुत हसीन वाक़या है कि वो जब भी मेरे यहाँ आते थे, मेरे वालिद से उनकी इतनी बेतकल्लुफ़ी थी कि वो सिवाय तंज़ व मज़ाह की बातें करने के और कुछ नहीं करते थे और मुझको भी बहुत तंज़ का निशाना बनाया करते थे। लेकिन जब वो उनके इंतकाल पे आए हैं मेरे पास, तो मैंने आतिफ़ साहब से ज़्यादा उदास किसी को देखा ही नहीं। और उन्होंने एक जुमला कहा कि वो एक अकेले उस्ताद ऐसे थे कि जो तालिब इल्मी का ज़माना ख़त्म हो जाने के बाद भी ताल्लुक़ कायम रखते थे। तो ख़ान आतिफ़ साहब हैं और डॉक्टर सलाम सिद्दीकी साहब हैं और डॉक्टर शाकिर हाशमी हैं, ये तमाम सब लोग जो हैं ये मेरे वाले, अतहर नबी साहब जो कि जिन्होंने इस लखनऊ को बैनुल अक़वामी हैसियत दी है सेमिनार्स करके और मुशायरे करके, और उनका वजूद बावजूद जो है वो इस लखनऊ के लिए की अदबी फ़िज़ा के लिए बहुत अहम है, वो भी मेरे वालिद के शागिर्द हैं। उनके साथ भी एक वाक़या इसमें मैंने किताब में लिख दिया है कि एक मरतबा यहाँ गोरबाचोफ आए, जो आए क्या बल्कि उनके एब्सेंस में एक जलसा होना था। अतहर भाई ने उन पर एक नज़्म कही और अतहर भाई ये चाह रहे थे कि उस नज़्म का तर्जुमा हो जाए। तो ये आके मेरे वालिद से मासाब कह के सारे काम कराते थे। उनको इन्होंने दिए वो नज़्म, तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि शायरी का तर्जुमा वही कर सकता है जो शायर हो, इसलिए तुम मेरा नाम लिया कि उनसे कराओ। अब उनके सामने अंग्रेज़ी लिखना और उसको करना ये लेकिन उसमें उनके हुक्म से ज़्यादा अतहर भाई की मोहब्बत शामिल थी। खैर वो मैंने किया, उसके बाद वो जलसा हुआ, वो पढ़ी गई। तो ये मेरे वालिद की मुझ पर इनायत थी और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि उन्होंने अपनी अंग्रेज़ी के होते हुए मेरी अंग्रेज़ी के बारे में, जो कि बहुत ख़राब है। तो बहरहाल मैं आप तमाम हजरात का बहुत मुख्तसर अल्फाज में शुक्रिया अदा करके, और ख़ुसूसन राज बब्बर साहब ने अपना इतना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाल दिया। ज़ीशान और मेरे बीच में कोई नहीं था। राज बब्बर साहब कहाँ से आए ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो आए और उनके आते ही जो उन्होंने यहाँ मोहब्बत का इजहार किया वो हम सब के लिए बहुत काबिल क़द्र है। एक बार मेरे साथ तालियां बजा के उनके इस्तक़बाल करें। शुक्रिया। अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि हर एक के बारे में आप सब जानते हैं, ऐसा कोई शख्सियत यहाँ नहीं जिसके बारे में किसी तरह की तमहीद बांधी जाए। मैं हसन गनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। हसन गनी साहब ये CMS में अंग्रेज़ी के लेक्चरर हैं और एक ख़ुसूसियत और बता दूं इनकी कि ये KBC में 2.5 लाख रुपए जीत चुके हैं। अभी इनसे आप हिसाब किताब लीजिएगा और ये अमिताभ बच्चन साहब की हम निशीनी इख्तियार। हाँ, ये आपने बहुत अहम बात कही। ये जो सामने खड़े हैं, ये जब वहाँ गए थे तो मुझे हैरत हो गई कि उनके सामने इनके चेहरे पे इस कदर कॉन्फिडेंस था कि जिसका जवाब नहीं है। 2.5 लाख जीत लाए थे जिसमें से मुझे कुछ नहीं दिया, और ये मेरे भतीजे भी हैं। A very good morning to the respected chief guests, honorable dignitaries and everyone present here.
It's an honor to be here at such an occasion where we are to celebrate the legacy of not only Sohail Kakurvi's sir father, but also a man who has rendered his services with great sincerity and devotion. And I would like to begin by saying that today is also the birthday of Sohail Kakurvi's father, Moinuddin Hassan Alvi Sahab. And I think very few of us must be aware of this fact. A few lines I would like to tell on his father, that as his father belonged to the lineage of Mullah Abdul Karim and pedigree reaches to Hazrat Ali alayhi salam. So he had been a worthy descendant, a charmer of the pen. And it is said that one father is more than 100 schoolmasters, and his father rightly proved this saying. And he had followed the ideologies of various Islamic Sufi saints which were congenial to the cultural and religious atmosphere of India. He joined the very Qadriya order through Shah Ali Haider Qalandar, and he was the uncle and teacher of the 8th head of the Kakori shrine, Shah Mustafa Haider Qalandar. He is none other than, as we know, he was Moinuddin Hassan Kakurvi. And I feel very honored also to read about his father, that he used to address Zia Mian sir as Bhaiya, and he left no stone unturned to render his services to humanity. Sohail Kakurvi sir has asked me to render this small speech in English. That's why I am speaking in English. And when I read the book, my father, some of the few pages, and when I asked Sohail Kakurvi sir about his association with father and how his father had actually impacted his life, so I found out that he was actually a quintessence of patriotism, patience, politeness, and also an embodiment of love, care and devotion. And he used to tell me that he had a great expertise not only in English but in Farsi and Urdu as well. But because the finesse with which he used to teach his students is hardly seen nowadays, and the way he has actually bestowed his nature, his way of thinking to his beloved son is also praiseworthy. And he deserves rightly to be remembered as I would like to say that just as Harivansh Rai Bachchan has been a source of inspiration for Amitabh Bachchan, so it is quite a desire of Sohail Kakurvi sir that he would like to be known to an extent, having a relation, a congenial relation like between him and his father. And definitely in the book he eulogized his father with extreme felicity of expression, and so much can be said about this because Moinuddin Hassan Kakurvi Sahab was a true humanitarian and philanthropist. And what I wish that maybe to an extent Raj Babbar Sahab also shared some kind of similar bond with Kushal Kumar Babbar Sahab. I just had browsed this about sir, and towards the end I would like to say that his father Moinuddin Hassan Kakurvi Sahab proved that all reforms should begin from home, and his life is not only as an example for Indians or Muslims or people known to his community or to his city, but at a global level he actually represented India. Thank you. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम को किसी तरह का कोई तरतीब या सिस्टम नहीं दिया गया, वह ये चल रहा है। सोहेल भाई ने मुझे कुछ अख्तियार भी दिए हुए थे, जब जिस तरह जैसे चाहना घुमा देना। मेरे ऊपर इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है
इस तरफ वो है कि एक तरफ दोस्त का इसरार है आंखें खोलो, एक तरफ मौत थपकती है कि सोना होगा। तो मीडिया का बड़ा प्रेशर है कि मुझे कई प्रोग्राम में अभी जाना है, किसी तरह विमोचन मुझे सबसे पहले करा लीजिए, उसके बाद आप अपना काम करते। हमने राज बब्बर साहब को खुद बहुत जल्दी जाना है, मैं चाहता हूँ 1-2 मुकर्रिर के बाद जो है उनसे रस्म इजरा करा दूँ। और हकीकत है ना, मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, राज बब्बर साहब ने कहा कि हाँ है लेकिन मैं आराम से जाऊंगा, तो मैं आराम से मैं ज़फ़रयाब जिलानी साहब जो हम सब के मोहतरम हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार कराएं, और उसके बाद हम रस्म इजरा करा देंगे ताकि ये जो हमारे आतंकवादी साथी खड़े हुए हैं ये हम उनको, मेरे दिल से डर उनका ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम ये सिलसिला आखिर तक शुरू करेंगे। मोहतरम सदर जलसा, मोहतरम मेहमान खुसूसी, इस कॉलेज के मैनेजर शफीक मिर्ज़ा साहब, यहाँ मौजूद सभी ख़वातीन और हज़रात, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज से तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गया, 1963 में मैं जब इस कॉलेज में दाखिल हुआ 11th क्लास में, तो मुइन साहब यहाँ के सीनियर टीचर्स में थे, इंग्लिश के टीचर थे। मैं इस जलसे के एहतमाम में ख़ास तौर से सुहेल साहब को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जब मुझे आके बताया कि उन्होंने किताब लिखी है, तो मेरे कहने से पहले ही उनका नहीं इसी कॉलेज में जलसा होगा। जलसा बड़े पैमाने से होते होते आज इनेकाद हुआ, लेकिन यहाँ ये इस जलसे का यहाँ होना उनका हक़ भी था और हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी थी और फ़र्ज़ भी था। मैं यहाँ बहुत सीनियर टीचर बैठे हैं, प्रोफेसर साबरा हबीब साहबा, ख़ुद शारिक साहब हमारे हैं, लेकिन मैं राज बब्बर साहब चूँकि यहाँ पर एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो हो सकता है कि आगे चलकर कोई ज़िम्मेदारी इनको मिले, और अगर इत्तेफाक से इनको कोई ज़िम्मेदारी एजुकेशन के ताल्लुक़ से मिले ना भी मिले, तो मैं कुछ बातें आपके जहन में नशीन कराना चाहूँगा। ये बदकिस्मती है हमारी कि 1976 के बाद, यानी यहाँ पर 1980 में अम्मा रिजवी साहब वज़ीर तालीम हुए थे। आज पता नहीं क्यों नहीं आए, उनका भी नाम लिखा था इन्होंने कि उनके शागिर्द थे। तो 1980 में उन्होंने मुझे बताया जब वो वज़ीर तालीम थे कि हुकूमत का 9/10 बजट एजुकेशन के लिए होता है। आइए फरीद साहब भी उनके शागिर्द रशीद में हैं। तो उस वक्त 9/10 बजट एजुकेशन का होता था। आज मैं उसका परसेंटेज तो नहीं निकालता, लेकिन गालबन 10% ही रह गया होगा। अच्छा, ये बजट हमें इस पर सरोकार नहीं है कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, आप सेल्फ फाइनेंसिंग इदारे हो गए, ठीक है, जो कुछ भी हुकूमतों की मजबूरियाँ रही, लेकिन तवज्जो ख़त्म हो गई। जो ख़ास बात मुझे कहना है कि हुकूमत की और सियासी लीडरान की, हत्ता के वज़ीर तालीम वगैरह की जो रहते हैं, तवज्जो ख़त्म हो गई इस एजुकेशन के मेयार को सुधारने के। हमारा ज़माना जब हम तालीम थे यानी 1963 में, तो इस कॉलेज में इमारतें आज से चौथाई भी नहीं होंगी। हमें याद है कि मुइन साहब हमको कभी कभी इस बिल्डिंग के जो रास्ता है, क्लासरूम में नहीं होता था अवेलेबल, तो वहाँ 10-12 कुर्सियाँ डाल के पढ़ाते थे, लेकिन जो पढ़ाते थे वो जहन नशीन होता था। जो कुछ उन्होंने पढ़ाया है बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है। अगर हमारी अंग्रेज़ी की तालीम घर से शुरू हुई थी, हमारे छोटे दादा वो हमको उन्होंने पढ़ाया बचपन में, लेकिन मुइन साहब ने जो पढ़ा दिया इंटरमीडिएट में वो आज तक याद है। तो इस तरह के तालीम के मेयार को बढ़ाने के लिए टीचर्स हुआ करते थे। इसमें मैं बिलाशुबा टीचर्स की भी अपनी शिकायत करूँगा, क्योंकि वह मुइन साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए ज़रूरी है कि उन जैसा टीचर बना जाए, और उसके लिए डिवोशन चाहिए। सिर्फ देखिए, तनख्वाहें ही सिर्फ नहीं है, आज ज़्यादा ज़ोर हमारे टीचर्स का उस पर होता है कि तनख्वाह में इजाफ़ा होता जाए। सिर्फ तनख्वाह से मेयार नहीं बढ़ता है, मेयार तो बढ़ता है डिवोशन से, और वो डिवोशन उस वक्त की तनख्वाह भी ठीक थी, उस ज़माने के लिहाज से तनख्वाहें कम नहीं थी, लेकिन हर टीचर में वो डिवोशन उस वक्त नहीं था। तो मुइन साहब को मैं जब ख़राज अक़ीदत पेश करने की बात है, यकीनन बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनके लड़कों ने उनके ऊपर किताब
तश्कील दी हो और उसको तरतीब दिया हो और फिर इस तरह से उस किताब का इजरा किया हो। तो मोइन साहब को ये सुहेल काकोरी साहब का जो तोहफ़ा है यकीनन वो बहुत उनके लिए बेहतर है, लेकिन उसका साथ साथ उन्होंने जो इसके जलसे का अहतमाम किया और उसमें उन लोगों को बुलाया जो तकरीबन सभी लोग तालीम के मैदान से जुड़े हुए हैं। सलाम सिद्दीकी साहब, मैं तारीख़ में कोई गलती करूं तो बाद में बता दीजिएगा क्योंकि ये हर चीज़ को ज़्यादा बहुत याद रखते हैं, सन वगैरह में गलती होगी तो बता देंगे। इस कॉलेज का 1816 में रजिस्ट्रेशन हुआ था और उस वक्त इसके आला तरीन लोग थे यहाँ के ज़िम्मेदारान महाराजा महमूदाबाद और उसके वक्त के तमाम लोग। लेकिन ये कॉलेज 1916 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन 1942 तक ये इंटर कॉलेज नहीं हो पाया था। और इंटर कॉलेज जब हुआ है तो इन तमाम ताल्लुकदारान कुल 20,000 रुपये या 16,000 रुपये जमा करना थे, वो नहीं जमा कर सके थे। एक वकील बिरादरी के हमारे साथी जो कम मेंबर थे, उन्होंने अपनी डिग्री जो उनके हक़ में हुई थी वो जमा करके और इसका वो कराया था। तो तालीम के मैदान में मैं ये हमेशा कहा मैंने कि लखनऊ में जितने भी लोग असहाब खैर और उस वक्त थे, उस वक्त ताल्लुकदारान राजा महाराजा, उनके मुकाबले में आज जो 1950 के बाद की नस्ल है इसमें ज़्यादा फ़राख दिली है। और आप देख रहे हैं कि लखनऊ में जो मुस्लिम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक कायम हुई है सब आज़ादी के बाद की है, इसमें कोई आज़ादी के पहले की नहीं है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ज़रूर आपको मिलेंगे, ये कॉलेज है, करामत कॉलेज है, शिया कॉलेज है और तालीम का निस्वा आज़ादी से पहले का शायद नहीं है। चलिए अच्छा, अगर है तो बड़ा अच्छा है। 29 अच्छा तो हर चंद इदारे हैं जो आज़ादी के पहले के हैं और ज़्यादातर इदारे जो आज हैं सब आज़ादी के बाद के हैं। तो इसलिए इससे ये ज़ाहिर होता है कि लखनऊ में मुसलमानों में तालीम के तरफ तवज्जो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। ये मायूसी की बात नहीं है, लोग बहुत मायूस होते हैं, मुझे भी इस मामले में पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में और ज़्यादा होगी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा चूँकि अब अभी मीडिया वालों का इशार भी था और राज अकबर साहब को इफ्तार भी करना है। तो ये बातें राज अकबर साहब के कान में इसलिए डाल दी कि मुस्तक़बिल में ये इनको शायद याद रहें, क्योंकि आज अभी इनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ऐसी नहीं है कि वक्त ना हो, बिल्कुल इनको वक्त दे भी रहे हैं ये। और ये एक और बात भी बता दूँ, ये अक़लीती दायरा है और अक़लीती दायरा कोई आज के रहनुमाओं के एहसान से नहीं है। ये उस जंग आज़ादी के जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई थी, उन्होंने ज़रूरी समझा था मुल्क के लिए कि जिस तरह से सारी दुनिया में अक़लियतों को हक़ दिए जाते हैं हिंदुस्तान में दिए जाएँ। और उन्होंने आर्टिकल 29-30 को दस्तूर में उस वक्त रखा था और फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में ये कह दिया कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म की बुनियाद आर्टिकल्स 25, 26, 29 और 30 है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी तब्दील नहीं कर सकती, दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाना पड़ेगी। लिहाजा जो लोग 2014 में काफ़ी मुतफक्किर थे, मैंने उनसे कहा था कुछ नहीं होगा और 4.5 साल गुजर भी गए, कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह और 6 महीने गुजर जाएंगे, वो भी कुछ नहीं होगा और उसके बाद हो सकता है आप लोगों को मौका मिले। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये आर्टिकल 30 ये हिंदुस्तान के दस्तूर की एक रूह है जिसके तहत ये इदारे चल रहे हैं। हमारी मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है इसको डिस्टर्ब कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये इतने बड़े मजबूत इदारे हैं कि जमहूरियत, सेकुलरिज़म और जो भी जिसके एसेंशियल फीचर्स हैं मुल्क के, उसको डिस्टर्ब करने की कभी इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा ये अक़लीती दायरा होने की वजह से आपका इस्तक़बाल करता है। यहाँ पर मेरा ख़्याल आप ही एक ऐसे आदमी है जो शायद पहली मरतबा यहाँ आए हों। और हम ये बताएं आपको कि यहाँ पर जब 1991 में मुलायम सिंह साहब आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, हमें आज तक उस पर अमल कर रहे हैं। यहाँ अंग्रेज़ी में लिखा था और उर्दू में लिखा था, तो उन्होंने कहा क्या ये अंग्रेज़ी की जगह उर्दू और हिंदी में नहीं हो सकता है? तब से इस कॉलेज में हम उस पर अमल कर रहे हैं कि हिंदी उर्दू दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। हर प्रोग्राम में हमारे कॉलेज के फॉर्म पर भी लिखा हुआ है, दाखिला फॉर्म पर भी हिंदी उर्दू। लिहाजा ये सूबे कम से कम ज़रूरत है। उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था 1991 की, 89 की गलबन बात है, 89 89 में।
और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है कि हाँ ये सही था, हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। अब वो इस लिहाजा अब उसका एक दस्तूरी हक़ है। तो उर्दू में जो बोर्ड लगे हुए हैं ये किसी के रहम करम पे नहीं है, बल्कि उसका दस्तूरी हक़ है। उस दस्तूरी हक़ को ये हुकूमत लाख दबाने की कोशिश करे, दोबारा जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो अपने वो तमाम हकूक़ हासिल करेगी। इस वक्त मैं इतनी ही बात कह के और ये कह के कि मोइन साहब जैसे टीचर हो, ये हमारी ख्वाहिश भी है और मुल्क की ज़रूरत भी है। मुल्क की तरक्की तालीम में नहीं हो सकती है जब तक अच्छे टीचर ना हो जो जज्बे के साथ अपने लड़कों को तालीम, सारा वक्त तालीम पर खर्च करें, इधर उधर की किसी बातों में ना लगें, बल्कि तालीम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मोइन साहब जैसे टीचर हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सुहेल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो उनके फ़र्जंद हैं और उन्होंने ये किताब लिखकर मौका दिया कि उनकी याद को ताज़ा किया जाए। शुक्रिया। और लीजिए मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। वो लम्हा जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ख़ासकर हमारे मीडिया साथी। मैं दरख्वास्त करता हूँ मुंतज़मीन से कि वो रस्म इजरा के लिए डाइस पर किताबें पेश करें और मैं मोहतरम राज बब्बर साहब के साथ अपने सभी मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन और मेहमानान से गुजारिश करता हूँ कि वो इसका रस्म इजरा अपने दस्ते मुबारक से करवाएं। या भैया से भी गुजारिश कि आप आ जाएंगे तो बरकतें आ जाएंगी इस किताब में। अब प्लीज़ ज़रा सा पीछे आ जाओ यार, पूरा लॉन्ग हो जाएगा और पीछे से लॉन्ग हो जाएगा। हसन तुम भी था, हम लोग खड़े हुए गरीब रिश्तेदार की तरह उन्हीं के साथ करने जा रहा हूं ताकि मोमेंटों की शुरुआत हो जाए। आगाज़ अच्छा होता है तो अंजाम हमेशा अच्छा हुआ करता है। मैं तौसीफ़ सिद्दीकी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो राज साहब का मोमेंटो लेकर आएँ और मुझे ला के दें ताकि मैं तौसीफ़ मेरी अदबी संस्थान के कल्चरल सेक्रेटरी भी हैं। इसके बाद एक अपूर्व मिश्रा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अब्दुल वली उनका मोमेंटो लेके आएँ, जो कि अलावा इसके कि पुलिस मुख्यालय पीएससी मुख्यालय में है, लेकिन मेरी ख़बर के मुताबिक वो अपने घर में बिल्कुल मुफ्त बच्चों को तालीम देते हैं और इसमें वो और उनका बेटा दोनों लगा हुआ है। अपूर्व मिश्रा जी का बहुत स्वागत है, वो भी आएँ और राज बब्बर जी के हाथ से तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में अवार्ड ग्रहण करें। मेरी बहन और मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना शाह मुस्तफ़ा हैदर कलंदर की बेटी होना ही इस बात का सबूत है कि इल्म व हिकमत की राह में वो कितना आगे जा सकती हैं। मेरी मुराद है शबाना फ़ातिमा से, जो मेरी छोटी बहन भी हैं और मौलाना शाह ऐनुल हैदर कलंदर की भी बहन है, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं है। तो मैं वो काकोरी कन्या विद्यालय अपनी ज़मीन ख़रीद के उन्होंने कायम किया है और बहुत ही दिलजमई के साथ वो उस स्कूल को चला रही हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अवार्ड की इज़्ज़त बढ़ाएँ।
ज़रूर कहिए। आप सभी हजरात जिन्होंने मुझे इतने एहतराम से यहाँ बुलाया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बड़े भाई शाहीनुल हैदर साहब को तकलीफ़ दूँ और ये अवार्ड मैं उनको देना चाहती हूँ। उनकी सरपरस्ती में मुझे आज इस लायक बनने का मौका मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं ये अवार्ड उनकी नज़र करूँ। खानकाह काज़मिया काकोरी के साहिब सज्जादा और शबाना फ़ातिमा के कारनामों में उनकी दुआओं का एक बहुत अहम मुकाम है। और इस वक्त जो मोहब्बत का मंजरनामा हमारे सामने है तो वो ज़ाहिर है कि हमारे लिए हर वक्त काबिल क़द्र है। और इस कायनात में अलावा मोहब्बत के कुछ है भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ख़ुद मोहब्बत है। अब मैं कफ़ील हुसैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस माहौल को थोड़ा सा नग़मे की तरफ ले जाएं और एक गज़ल राज भाई को सुना दें, ताकि गज़ल क्या, चूँकि मैं शायर हूँ इसलिए एक गज़ल का जो अंग्रेज़ी में मैंने कहा और किताब लिख दी, उसकी वजह तो ये थी कि मैं एक तो मेरे वालिद ने अंग्रेज़ी सारी ज़िंदगी पढ़ाई और दूसरा इसको इंटरनेशनल एक हैसियत देने का मेरी कोशिश थी। तीसरी चीज़ ये कि वो किताब मैंने जब उसके कुछ कपलेट्स फेसबुक पे डाली थी तो मेरे फेसबुक के अहम दोस्तों ने मुझसे ये कहा था कि इसको एक्सपैंड करिए, तो मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया। अब अपने असल की तरफ हर चीज़ लौटती है, मैं भी अपनी असल की तरफ लौट रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक 5 शेर की गज़ल जनाब सुहेल काकोरी साहब की आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं जनाब राज बब्बर साहब के लिए एक शेर सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, जो आप मुलाज़ा फरमाएं हुज़ूर। सामने बैठे रहो, सामने बैठे रहो, दिल को करार आ जाएगा। सामने बैठे रहो, दिल को करार आ जाएगा। इतना देखूंगा तुम्हें कि इतना ही प्यारा आएगा। ये 5 शेर हैं जनाब सुहेल साहब के, मुलाज़ा फरमाइए। अरे मिस्ले मजनू नज़र आया मुझे सौदाए बहार। मिस्ल मजनू नज़र आया मुझे सौदाए बहार। मिस्ल मजनू नज़र आया मुझे सौदाए बहार। सज के आई है मेरे सामने लैलाए बहार। सज के आई है मेरे सामने लैलाए बहार। मिस्र मजनू नज़र आया मुझे सौदाए बहार। सज के आई है मेरे सामने लैलाए बहार। खिल उठे ज़ख्म जिगर जैसे के गुल्हाए बहार। खिल उठे ज़ख्म जिगर जैसे के गुल्हाए बहार। मुझ पे मायल है बहुत नरगिसे शहलाए बहार। मुझ पे मायल है बहुत नरगिसे शहलाए बहार।
मुझ पे मायल है, मुझ पे मायल है बहुत नरगिसे शहलाए बहार। कशिशे रंगे मोहब्बत से वो आया है यहाँ, हाँ कशिशे रंगे मोहब्बत से वो आया है यहाँ। ऐ खुदा अब मेरे दिल से न कभी जाए बहार। ऐ खुदा अब मेरे, ऐ खुदा अब मेरे दिल से न कभी जाए बहार। मेरी आँखों में, मेरी आँखों में उतर आई है तस्वीर तेरी। मेरी आँखों में, मेरी आँखों में उतर आई है तस्वीर तेरी। मेरी आँखों से ज़रा देख तमाशाए बहार। मेरी आँखों से ज़रा देख तमाशाए बहार। ऐ खुदा मेरी आँखों में उतर आई है तस्वीर तेरी। मेरी आँखों से ज़रा देख तमाशाए बहार। बस आखिरी शेर मक्ते का है, मुलाज़ा फरमाए हुज़ूर। आईना दिल का, आईना दिल का सुहैल आईने शौक तो है। आईना दिल का सुहैल आईने शौक तो है। उसकी बेबाक निगाही से ना शर्माए बहार। उसकी बेबाक आईना दिल का सुहैल आईने शौक तो है। आईना आईना दिल का सुहैल आईने शौक तो है। उसकी बेबाक निगाही से ना शर्माए बहार। मिस्ल मजनू नज़र आया मुझे सौदाए बहार। सज के आई है मेरे सामने लैलाए बहार। अस्सलाम वालेकुम। हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई, हो गई। कंटिन्यू। वो गज़ल पढ़ने में लगता भी गज़ल जैसा था, वो गज़ल पढ़ने में लगता भी गज़ल जैसा था। सिर्फ गज़लें नहीं, लहजा भी गज़ल जैसा था। कफील साहब की इस खूबसूरत गज़ल सराई के बाद और आइए दिल से रुखसत हर तमन्ना हो गई, दिल से रुखसत हर तमन्ना हो गई। अब तो आ जाओ कि खलवत हो गई। मैं बग़ैर किसी तमहीद के उनकी शख्सियत के बारे में, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। बस सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो अदब के हवाले से, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से उनका बहुत बड़ा समझ लीजिए कि उसके रिश्ता है। सज्जाद ज़हीर साहब के दामाद जो तरक्की पसंद तहरीक के बानी हुआ करते थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो शाहरुर दौलवी साहब को सुने बगैर नहीं जाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आप मुझे बोल लेते, फिर आप उनको कहिएगा नहीं, ये क्या बात ये मैं जो चाह रहा था वो हो गया। आपके सदारत का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोफेसर शाहरुर दौलवी साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खंडर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। मोहतरम शारिफ साहब।
इज़्ज़त महाब आली जनाब राज बब्बर साहब, मैंने ये हक़ सदारत इसलिए इस्तेमाल किया कि राज बब्बर हमारे मेहमान हैं और हमारे अज़ीज़ हैं, और ये अक्सर होता रहा है कि जब गवर्नर चीफ गेस्ट होता है तो प्रेसिडेंट को पहले बोलना पड़ता है, तो अगले सूबे के गवर्नर ये भी हो सकते हैं, इसलिए एहतियातन वो हक़ मैंने पहले ले लिया है। तो जनाब अली जनाब राज बब्बर साहब, हज़रत शाह ऐनुल हक़ कलंदर साहब ज़िया मियाँ हमारे बुज़ुर्ग और मोहतरम, जनाब शफ़ीक़ मिर्ज़ा साहब एडवोकेट, जनाब अनीस अंसारी साहब, जनाब इज़्ज़त महाब फ़रीद महफूज कदवाई साहब, प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा, ज़फ़रयाब जीलानी साहब, सतन अग्रवाल साहब, और वो तमाम इतने अहम लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं कि मैं किसका नाम लूँ और किसका भूल जाऊँ, मैं माज़रत चाहता हूँ। इतना अहम, वाकई इतना अहम जलसा जो है। आवाज़ तो आ रही है लेकिन क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसको थोड़ा करीब कीजिए। हाँ हेलो। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, बहरहाल हज़रात वक्त थोड़ा सा तंग है, मैं चंद बातें सुहेल काकुरी साहब की किताब के बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा। ये किताब दरअसल दो हिस्सों में है। एक हिस्सा ज़िया मियाँ की इब्तिदाइया से शुरू होता है और सुहेल काकुरी साहब के प्रीफेस पर ख़त्म होता है। दूसरा हिस्सा इसका मंजूम है जो दरअसल जिसके लिए ये कहा गया कि फादर लिव्स इन हार्ट्स। मैं ये अर्ज़ करूं कि इस किताब की अहमियत मेरी निगाह में ये है कि ये एक पूरे अहद का अहाता करती है। दरअसल ये शेरी मजमुआ नहीं समझ के पढ़ना चाहिए, इसे एक बायोग्राफ़ी, एक समाने समझ कर पढ़ना चाहिए, जिसमें एक अहद की समाने है, जिसमें एक कॉलेज की सूरत हाल है, जिसमें उन बहुत सी तमाम तहज़ीबी और अदबी सरगर्मियों की सूरत हाल है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक उस्ताद को याद करना न सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक शख्स का बाप है, बल्कि इसलिए भी याद करना ऐसे शख्स का ज़रूरी है जिसने ऐसे शागिर्द पैदा किए हों जो आज हिंदुस्तान की ज़िंदगी की तारीख़ और सियासत में सफ़े अव्वल के लोग माने जाते हैं। तो कितना बड़ा वो शख्स होगा और कितना अहम होगा, ये शायद हम यहाँ पर बैठकर इस तरह से नहीं महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इसको महसूस करें। सबसे बड़ी बात ये एक उस्ताद की, एक शेर है, कहते हैं आप सब ने पढ़ा है, मैं उसको सिर्फ आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि खिश्ते अव्वल चूँ नेहद मेमार कज, खिश्ते अव्वल चूँ नेहद मेमार कज, ता सुरैया मी रवद दीवार कज। ये उस्ताद ही का काम है जो अशख़ास को, शख्सियतों को, इंसानों को, किसी अहद को और किसी ज़माने को बनाता है। ये मिसाल दी गई है कि अगर एक मेमार, घर बनाने वाला, बुनियाद की पहली ईंट टेढ़ी रखता है तो उस दीवार को आप चाहे आसमान तक उठा दें, वो सीधी नहीं होगी। तो उस्ताद कितना बड़ा काम करता है। यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगा मोइनुद्दीन हसन साहब की कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ एक मास्टर और मास्टर उस्ताद में बड़ा फ़र्क है। मास्टर पढ़ाने ज़रूर आता है लेकिन तनख्वाह के लिए आता है। मोइनुद्दीन हसन साहब ने यहाँ मुलाजमत ज़रूर की लेकिन तनख्वाह के लिए नहीं की। उनकी ज़िंदगी के ऊपर अगर आप निगाह डालें या इन जैसे शागिर्दों की तरफ निगाह डालें, यहाँ ज़िया मियाँ को भी ये मौका मिला है कि उनके पास जानू अदब तय करें
और उनसे अंग्रेज़ी सीखें। और यहाँ जिलानी साहब और क़िदवाई साहब और हमारे बहुत से लोग सामने बैठे हुए, शाकिर साहब, हाशमी साहब। तो इन लोगों को ये लोग आज क्यों याद करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, आज इसीलिए याद करते हैं कि आज हम ऐसे असातिज़ा से महरूम हो गए हैं, जो किरदार बनाते हैं, जो इंसान बनाते हैं, जो मुल्क की तामीर करते हैं, जो अखलाक और तरबियत का एक निशान बनते हैं। तो मोइनुद्दीन हसन साहब की सबसे बड़ी सिफत यही थी कि उन्होंने बग़ैर किसी अपने उसके हर तरह से अपने तालिब इल्मों को वक्त दिया, पढ़ाया, समझाया और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो दुनिया में आला मर्तबों तक पहुंच सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका शेरी हिस्सा कैसा है उस पर मैं इसलिए तबसरा नहीं करूँगा कि वो अंग्रेज़ी में है, और सुहेल साहब एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी उस्ताद के शागिर्द हैं, इसलिए ज़ाहिर है कि उस शायरी पर मुझे कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख़ुद सुहेल साहब कैसे शायर हैं ये मैं चंद जुमलों में ज़रूर कहना चाहूँगा। सुहेल साहब की शायरी ऐसी बेसाख्ता और बग़ैर किसी बनाव के आती है, जैसे एक दरिया की तरह से एक फ़्लो है जो निकलता चला आ रहा है और बहता चला जा रहा है। उनकी शायरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई शायरी है। आप देखेंगे उनका आमनामा एक अजीब व गरीब किताब है। उसके अलावा अभी गालिब के अशार पर जो उनका मजमुआ शाया हुआ, मुझे बेहद हैरत है कि कोई आदमी इस तरह से गालिब के बहर और गालिब की ज़मीन में लोग मिसरा कहते और गज़ल कहते घबराते थे कि गालिब की ज़मीन में शेर कहना बहुत मुश्किल है, न कि गालिब की हर गज़ल के ऊपर कोई ये गज़ल कह दे और वाक़यतन उस गज़ल में वो मानवियत हो कि आज के दौर में हम उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ये सुहेल काकोरवी का हिस्सा था। मैं सुहेल काकोरवी साहब को उनकी इस नई किताब के लिए मुबारकबाद देता हूँ और मोइनुद्दीन हसन साहब के तमाम शागिर्दों को जो इस वक्त इस जलसे में खान आतिफ साहब और तमाम दूसरे लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन सब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें ये शरफ़ हासिल हुआ कि एक ऐसे उस्ताद के सामने बैठने का और उससे सीखने का जो वाक़तन उस्ताद का ख़िताब जिसके लिए सही मालूम होता है और बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। चला गया वो उजाले समेट कर अपने, चला गया वो उजाले समेट कर अपने, तवील राह गुज़र थी चराग क्या करता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम शारिब रुदौलवी साहब। और आइए अब उस शख्सियत के हुजूर पहुंचते हैं कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वो शख्सियत है हमारे राज बब्बर साहब की। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मोहतरम राज बब्बर साहब। इससे पहले कि राज बब्बर साहब तशरीफ़ लाएँ, एक बात मुझे ये अर्ज़ करना है कि अभी प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब ने आमनामा का जिक्र किया, उसकी तफसील मैं हमेशा इसलिए बता देता हूँ कि आमनामा दरअसल शारिब साहब से उसका आगाज़ हुआ और आमनामा उन्हीं के हर तरह से नाम है, क्योंकि गालिब और शारिब हम काफिया हैं। और उसका पहला शेर ये है कि पहले लिखते थे आम और गालिब, अब लिखा जाए आम और शारिब। तशरीफ लाइए। सबसे पहले तो यहाँ जो मैं सामने देख रहा हूँ जो बैठे हैं,
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपके बीच में बोलने की ज़रूरत करूं। ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में सुना है, बातचीत में घर पर समझा है। आज मैं ऐसे माहौल के अंदर बैठा हूं, थोड़ा सा घबरा रहा हूं, लेकिन अब मौका दिया है कि 2 लफ्ज़ बोलने की कोशिश करूं, तो कोशिश करूंगा। मोहतरम जनाब सदर साहब, शारिफ साहब, मेरे बिल्कुल पास में बैठे शफीक मिर्ज़ा साहब, हमारे भाई, बहुत बार इनको सुनने को सीखने से मिलता है। ज़फ़रिया जिलानी साहब, किदवई साहब, और हमारे भाई, हमारे साथी अनीस अंसारी साहब। हसन साहब, आपने मुझे बुला तो बड़े शेर के साथ में और बड़ी बात के साथ में, लेकिन बात मैं बहुत ही डर के और छोटी सी कहूँगा कि मुझे आज सुहेल साहब की इस किताब के बारे में बात करने के लिए कहा जा रहा है। एक उस्ताद की बात एक बेटे ने लिखी है, माई फादर लिव्स इन हार्ट। और शायद ये नज़र आ रहा है कि सामने ज़िया अलवी साहब बैठे हैं। मैं आपका सही माने में दिल भरा जब आपके बारे में सुना कि आप यहाँ पर हैं, और 4 रोज़ पहले ही आपको एक सदमे से गुजरना पड़ा है। शायद बाप सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसने पैदा किया है, जिसने कदरें सिखाई हैं, शायद वो बाप कहलाता है। और आज इस महफिल में आप आए हैं, इस उन्वान को, इस टाइटल को समझने में आपकी तरफ देख के ही समझ आ जाता है। भाई सुहेल काकोरी साहब, मैं पूछ भी रहा था और कुछ जल्दी से नेट पर देखने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में, किताब के बारे में सुना था, वो आज सामने आपने रख दिए, आमनामा। तो मुझे लगा कि कुछ बाबरनामा के बाद वाली कोई चीज़ होगी, लेकिन ये आसपास आपने तमाम ऐसी तारीफ की है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आपने आम के साथ में उससे जुड़े हुए आम लोगों की बात कही है। मैंने इस किताब के बारे में, माई फादर लिव्स इन माई हार्ट, मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन अब एक ही वर्क मैंने जब उसको पलटने की कोशिश की, तो आप लोगों से जब, खासकर ज़फ़रियाब साहब जब बोल रहे थे, सुना जब, तो ऐसा लगा कि मोइनुद्दीन काकोरी साहब जो थे वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो बाप के साथ साथ उस्ताद बाप थे। उन्होंने बच्चे ये सोचकर नहीं कि ये कितना ज़हीन और कितना किस ख़ानदान से आया है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ तवक्को दी। कितने ही गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। और इनकी शख्सियत की तरफ जब देखा जाए, तो इनके बारे में जब जाना जाए, तो सुहेल साहब, ये सिर्फ आपके दिल में नहीं, बल्कि उस ज़बान को समझने वाले हर शख्स, फ़ारसी के बारे में मेरा कोई इल्म नहीं, मैं जानता नहीं, दादा मेरे ज़रूर फ़ारसी में एमए हुआ करते थे, इसलिए फ़ारसी का लफ्ज़ जानता हूँ कि फ़ारसी होती है बस। और अजीब था कि
वो जब भी गीता भी घर में किसी को समझाते थे तो फारसी के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते थे और फारसी में उसको कुछ लफ्ज़ों के साथ में लोगों के बीच में उसको समझाने की कोशिश करते थे। फारसी में उन्होंने लिखा, और तो और आज जिस ज़बान को ख़त्म करके जिस ज़बान को उसके लिए लड़ना चाहते हैं, मुहिद्दीन साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने हिंदी में भी लिखा, हर ज़बान में लिखा। अंग्रेज़ी में शायद इसलिए लिखा कि उनको एक अपना बेटा ऐसा शायर मिल गया जो अंग्रेज़ी पढ़ लिखने के लिए आगे बढ़ना चाहता, और एक ऐसे शायर को उन्होंने कहा भी, शायद बाप होता तो डरता कि भाई पता नहीं कैसा करेगा ये, कैसा क्रिटिक है ये, क्योंकि बाप हमेशा अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करते हुए डरता है। मैं वैसे ही इनको देख के लगा कि बाप लिखा तो टाइटल में उन्होंने लिखा कि माय फादर लिव्स माय हार्ट। शायद वो सिर्फ बाप होते तो उनके दिल में भी आप थे, लेकिन एक उस्ताद को अपने शागिर्द के ऊपर भरोसा था, यकीन था, एतमाद था, और उन्होंने कहा कि भाई इसका तर्जुमा तो यही कर सकते हैं। और उस्ताद ही जो अपने आप में एक बेहतरीन टीचर है, जो अंग्रेज़ी का प्रोफेसर लेक्चरर यहाँ पर है, वो एक नई नस्ल तैयार कर रहा था, और यहाँ उन्होंने कितने ही लोगों को किया। ये नज़र आया इस मंच की गरिमा को देखकर कि जिसने भी कहा उनके बारे में, शायद हम लोग या तमाम लोग या तमाम पार्टियां जो सियासी बात कही थी ज़फ़र साहब ने, हम लोगों को सीखना चाहिए कि ज़बानें जितनी ज़्यादा पढ़ी जाएं, ज़बानें जितनी ज़्यादा बोली जाएं, और ज़बानें जितनी ज़्यादा समझाई और समझी जाएं, इससे रिश्ते बनते हैं। और रिश्तों की दूरियां अब इसीलिए ही हो रही हैं कि शायद आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ज़बान को किसी के साथ में जोड़ के मार दो, किसी को किसी के साथ में जोड़ के ख़त्म कर दो, और ज़बान को जो है आप एक मज़हब या धर्म की ज़बान बना के, एक ज़माने के अंदर ऐसा पहले भी हो चुका है, संस्कृत को एक ख़ास धर्म की ज़बान बता के, धर्म ग्रंथों की ज़बान बता के आज आम आदमी से संस्कृत को दूर कर दिया। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज उर्दू एक ख़ास मज़हब की है, मुझे अफसोस होता है कि ब्रज में जन्मी पली बड़ी यहाँ ये बड़ी ज़बान, इसको हम आज कहते हैं कि किसी मज़हब की ज़बान है या किसी मुल्क की ज़बान है। आज भी उस मुल्क के अंदर इस ज़बान के साफ बोलने वाले नज़र नहीं आते। अगर कहीं ये ज़बान साफ बोली जाती है, और मुझे आपको देख के इस बात का फ़ख्र है कि आप हमारे मुल्क में जहाँ पर इस ज़बान के उस्ताद हैं, इस तहज़ीब के उस्ताद हैं, आप उनके बीच में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आए हैं। शायद ये उन सियासतदानों को भी समझना चाहिए। अमेरिका में शायद हो सकता है कि कभी एक आध चीज़ का ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन कभी किसी से दिल मिलाने की बात करनी होगी तो ये शख्स हमेशा वहाँ पे नज़र आएगा। हमारी कोशिशें होनी चाहिए कि हम ज़बानों को इज़्ज़त दें, मजबूत करें। ज़बानें किसी मज़हब की नहीं होती। न गीता हिंदी में लिखी गई है, वो भी तर्जुमा हुआ है, न कुरान पाक जो है वो उर्दू में लिखी गई है। अगर कहीं हुआ भी होगा तो तर्जुमा हुआ होगा, अंग्रेज़ी में भी हुआ है। उर्दू भारत की ज़बान है, हमारे देश की, हमारे मुल्क की ज़बान है, और मुझे ऐसे लोगों के बारे में
जब एक बेटा अपने उस्ताद के बारे में लिखता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लोगों के अंदर बातचीत करनी चाहिए कि ये वो उस्ताद है जिसने हर ज़बान की कदर की, ये वो उस्ताद है जिसने हर ज़बान में अपने मोहब्बत करने वाले पैदा किए, ये वो इंसान है जो उसके शागिर्द अपने बाप की तरह जिसको मानते थे, आज भी उनके दिलों में ये शख्सियत मौजूद है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ खड़ा होने का मौका दिया। मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है ज़फ़र साहब कि आप लोगों के बीच में बात करने का मौका मिला। भाई एक ज़हमत आपको और करना पड़ेगी। शेख राशिद अली मीनाई यहाँ शामीना साहब के यहाँ के हैं, उनका ये रखा हुआ तो वो अभी आए हैं, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ शेख राशिद अली मीनाई साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने इस लखनऊ में हज़रत शामीना साहब के अहाते से लेके और दूर तक तालीम का एक ऐसा इंतज़ाम कर रखा है, ये अवार्ड लेने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा एजाज़ तो जहाँ से मिले लेना चाहिए, और दुनिया से क्या करना है, दुनिया तो कुछ कहती ही रहेगी। उसने तो नबियों को नहीं छोड़ा है, तो आपको क्या छोड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राज भाई, आपने अपनी वज़ादारियों का, अपनी अदब नवाजी का, अपनी इंसानियत का जो सबूत दिया है। ये जितने भी नाजरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब, इनकी नज़रों में आपकी इज़्ज़त, आपका एहतराम, आपकी मोहब्बत और बढ़ गई है। मैं दिल से आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और अब शुक्रिया अदा करने के लिए सोहेल कालकवी। दरअसल मेरे इस अंजुमन के जो अध्यक्ष हैं तरुण प्रकाश जी, वो आज उनकी बेटी को डेंगू का असर हो गया है। मैं आप हजरात से दुआ करूंगा कि इस्तदुआ करूंगा कि आप लोग दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं, और ये फरीज़ा उन्हें अंजाम देना था कि वो अदबी संस्थान और प्रतिष्ठा की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करें। लेकिन ये भी मुझ पर आ पड़ा क्योंकि दिल ये चाह रहा था कि एक बार मैं राज बब्बर साहब की इस मुख्तसर लेकिन नहायत जामे तकरीर कि जिसमें उन्होंने बहुत पॉइंट की बातें कह डाली, वो उसका मैं उनसे एक बार फिर शुक्रिया अदा करूं। अलावा इसके कि ज़ीशान मेरे और उनके बीच में है, लेकिन अब ज़ीशान पर्दे के तौर पे नहीं है, बल्कि ज़ीशान एक माहताबा के तौर पे है, जो अब हमारे और राज बब्बर साहब के बीच में ज़रूर चमकेंगे। मैं आप हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस जलसे की फ़िलहाल मुलतवी होने का ऐलान करता हूँ। जो फिर कभी होगा, फिर वह सरगर्म तकल्लुम उसी अंदाज के साथ हुस्न नौ देने लगे शोले आवाज़ के साथ।